विगत सत्रों में कक्षा 12वीं के गणित विषय के अंतर्गत हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या जिसे इंग्लिश में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ रहे थे। हमने लास्ट सेशन में y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x और y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x के ग्राफ डिफाइन करे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि अपने सामान्य प्रांत और परिसर में जो साइन x, कॉस x और बाकी के 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं, वो एकाकी ना होते हुए भी किस तरह से हम उनके इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हम उसका जो सामान्य प्रांत है साइन का, उसको छोटे छोटे अंतरालों में तोड़ देते हैं और प्रत्येक छोटे छोटे अंतराल के संगत इस प्रकार हम उसको तोड़ते हैं कि वो फंक्शन हमको एकाकी आच्छादी प्राप्त होता है, बाइजेक्टिव प्राप्त होता है, और उस छोटे से सेगमेंट में फिर हम उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे टुकड़ों में साइन इनवर्स को तोड़ा था, उसके डोमेन को, लेकिन एक शाखा थी -π/2 टू +π/2 का बंद अंतराल, समवृत्त अंतराल या क्लोज इंटरवल, जिसको हमने आगे चल करके साइन इनवर्स x फंक्शन की मुख्य मान शाखा का परिसर या मुख्य मान शाखा के नाम से आपके सामने रखा था। इसी प्रकार कॉस इनवर्स की बात की, जो सेकंड महत्वपूर्ण फंक्शन है। कॉस x भी अपने सामान्य प्रांत परिसर में एकाकी नहीं है, तो उसके भी हमने π अंतराल के यानी 0 to π, π to 2π इस तरह से, और वही नेगेटिव साइड में -π to 0 और नीचे चलते चले गए। इस तरह से उसके अंतराल को, उसके डोमेन के छोटे छोटे अंतराल बनाए और प्रत्येक अंतराल के संगत इनवर्स फंक्शन की एक शाखा प्राप्त की, और उन सारी शाखाओं के सम्मेलन से एक स्मूथ कर्व हमने साइन इनवर्स का भी प्राप्त किया था, कॉस इनवर्स का भी प्राप्त किया था, और कोसेक इनवर्स का कर्व आपको सरसरी तौर पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से समझाया था। प्यारे बच्चों, तीसरा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स के बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है tan इनवर्स x, जो कि मैंने आपके सामने लिखा है। थोड़ा सा मैं आपको इसके ग्राफ का एक पुराना, जो आपने 11th क्लास में tan इनवर्स x के ग्राफ को सीखा है, किस तरह से हम इसका स्केच प्लॉट करते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा। तो जो y इक्वल्स टू tan of x में सामान्य त्रिकोणमितीय फलन यानी टेंजेंट फंक्शन की बात कर रहा हूं, y इक्वल्स टू tan of x है, तो हम इस तरह से इसको परिभाषित करते हैं। हम कहते हैं कि जो टेंजेंट फंक्शन है, जिसको संक्षेप में हम tan के नाम से लिखते हैं, हम कहते हैं कि इसका प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से π/2 के विषम गुणजों को हटाने से जो नया समुच्चय प्राप्त होता है, वो सामान्य टेंजेंट फंक्शन का डोमेन है, उसका प्रांत है। तो किस तरह से हटाने का मतलब, समुच्चयों की भाषा में इसको घटाना कहेंगे, सबट्रैक्शन कहेंगे। तो आर सेट में से मैंने कुछ एलिमेंट्स हटा दिए, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1 टाइम्स π/2, n बिलोंग्स टू z। n कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो जब n पूर्णांक संख्या है तो निश्चित रूप से 2n+1 और π/2 करेंगे तो ये एक π/2 का विषम गुणज आ गया। तो इन तमाम संख्याओं को हटा दिया आर सेट से, तो ये इसका डोमेन हो गया। और इसका जो अगेन को डोमेन या इसका जो रेंज सेट होता है, वो पूरा का पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या रियल सेट होता है। लास्ट सेशन में भी हमने आपसे बात करी थी कि ये अपने सामान्य प्रांत और परिसर में एकाकी नहीं है। तो जब तक एकाकी और आच्छादी दोनों नहीं होगा कोई फंक्शन, हम उसका कैसे इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकेंगे। तो जिस तरह से जो प्रक्रिया हमने साइन इनवर्स के ऊपर लागू की, कॉस इनवर्स के ऊपर लागू की, वही प्रक्रिया हम tan इनवर्स के लिए भी लागू करेंगे। अर्थात टेंजेंट फंक्शन यानी tan फंक्शन के डोमेन को छोटे छोटे अंतरालों में तोड़ देंगे, और वो अंतराल यहाँ पर खुले अंतराल के रूप में होंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि π/2, 3π/2, 5π/2 ... इसी तरह से -π/2, -3π/2, -5π/2 वगैरह वगैरह, इन तमाम जो वैल्यूज हैं आर की, इन पर टेंजेंट का मान नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इनको तो वैसे ही हटाना है, तो छोटे छोटे खुले अंतराल हम यहाँ पर बनाते हैं। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को डिफाइन करने के लिए जहां हमने छोटे छोटे क्लोज इंटरवल बनाए थे, समवृत्त अंतराल बनाए थे, यहां पर हम इनको परिभाषित करने के लिए खुले अंतराल बनाएंगे, ओपन इंटरवल बनाएंगे, जिसको कि हम विवृत अंतराल भी कहते हैं। तो
मैं एक मानक अंतराल की बात करूंगा, बाकी आप उसी तर्ज पे समझ जाएंगे जैसे प्रक्रिया हमने साइन के इनवर्स के लिए और कॉस के इनवर्स के लिए डिफाइन करी थी। तो मैं कहता हूं कि यदि मैं वो खुला अंतराल -π/2 टू +π/2 कर लूं और यहां से लेकर के इस अंतराल से लेकर के पूरे आर सेट में मैं अगर टेंजेंट फंक्शन को डिफाइन करूं इस पूरे हिस्से में, यद्यपि ये सामान्य टेंजेंट फंक्शन का पूरा डोमेन नहीं है, उसके डोमेन का एक छोटा सा अंतराल है। इस अंतराल में जब मैंने टेंजेंट फंक्शन को डिफाइन किया तो मुझे वो एकाकी भी प्राप्त होता है, आच्छादी भी प्राप्त होता है। और आप देखिए क्योंकि ये विवृत अंतराल है, खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल है, तो -π/2 और π/2 वाली वास्तविक संख्याएं तो इसमें सम्मिलित है ही नहीं, क्योंकि इन पे ये अपरिभाषित था। तो वो स्थिति से भी हम बच गए हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले अंतराल में निश्चित रूप से ये एकाकी के साथ साथ ये आच्छादी भी है। तो अब मैं tan इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किस तरह से करूंगा? tan इनवर्स फंक्शन को अब मैं डिफाइन कर सकूंगा फ्रॉम सेट R, यानी जो पहला परिसर था अब वो प्रांत हो गया, और जो पहले प्रांत का हिस्सा था यानी जिसको अभी तक प्रांत मान रहे थे अब वो परिसर हो गया, यानी खुला अंतराल -π/2 टू +π/2। ये tan इनवर्स फंक्शन की मुख्य मान शाखा का परिसर हो गया, क्योंकि एक हिस्सा हम इससे प्राप्त करेंगे, अन्य हिस्से इसी तरह से π/2 टू 3π/2, 3π/2 टू 5π/2, इसी तरह से उन शाखाओं में भी हम tan इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और उसी तर्ज पर नीचे की तरफ मतलब ओपन इंटरवल -3π/2 टू -π/2, उससे भी नीचे -5π/2 टू -3π/2 कि इन ओपन इंटरवल में भी हम tan इनवर्स की शाखाएं इसी तर्ज पर प्राप्त कर सकते हैं। और उन सभी शाखाओं को मिला देने से tan इनवर्स का ग्राफ भी हमको प्राप्त होता है। लेकिन जब भी हम सामान्य रूप से tan इनवर्स की बात करेंगे तो हमारा आशय tan इनवर्स x के लिए अब उस परिसर शाखा का होगा जिसका परिसर इस रेंज में, यानी tan इनवर्स x के लिए भी हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की तर्ज पर मुख्य मान शाखा का परिसर एक निर्धारित कर लेंगे। और वो मुख्य मान शाखा का परिसर ये स्टैंडर्ड है, इसी को मानक मानेंगे जब तक कि आपको प्रश्न में उल्लेख न किया गया हो। सामान्य रूप से कह दिया जाए कि tan इनवर्स का डोमेन क्या है, आप क्या कहेंगे? R। सामान्य रूप से कह दिया जाए कि tan इनवर्स x का परिसर क्या है, रेंज क्या है, तो आपका आशय केवल मुख्य मान शाखा के परिसर से होगा, अर्थात वी विल बी कंसर्न्ड विद दिस इंटरवल ओनली। तो अब मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से इसका ग्राफ किस तरह से आप प्लॉट करते हैं tan ऑफ x का और tan इनवर्स x का, तो इस तरफ हम tan x के ग्राफ को खींचने की कोशिश करेंगे। एक ग्राफ खींचना मैंने कहा अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जब भी आप अपनी कॉपी पे इस तरह के स्केचेस ड्रॉ करते हैं वो एक तरह से रफ स्केच होते हैं। तो वो रफ स्केच आप कैसे प्राप्त करते हैं? tan x के लिए हम क्या करते हैं, tan कुछ मानों पर एक छोटी सी मैं टेबल बना दूं, मान लो 3 वैल्यूज ले लूं मात्र, और उन 3 वैल्यू को ही फ्री हैंड से मिला करके उसका कच्चा ग्राफ हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बच्चों? देखिए यहां हमने x लिया, यहां y लिया, मैं y = tan ऑफ x की बात कर रहा हूं। तो x की वैल्यू मान लो मैंने 0 ले ली, तो tan 0 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। इसी तरह से मैंने x की वैल्यू मान लो π/4 ले ली, है ना, 45 डिग्री, तो डिग्री में अगर कहें तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसी तर्ज पर मैंने अगर π/2 ले ली तो π/2 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ हम किस तरह से प्लॉट करेंगे? मैं ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, डोमेन हमको x एक्सिस पे प्लॉट करना है और कोडोमेन हमको y एक्सिस पे मतलब रेंज हमको y एक्सिस के अलोंग प्लॉट करनी है। और ये मान लो एक 2 पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, दिस इज +π/2, ये ले लिया -π/2, और y अक्ष के समांतर मैंने एक रेखा इस तरह से खींच ली। बच्चों देखिए एक इस तरह से रेखा y अक्ष के समांतर खींच ली। तो इसी रेखा को आप जब बड़ी क्लासों में चाहेंगे तो हम इसी को कहेंगे ये इसकी असिम्प्टोट है, यानी इसकी अनंत स्पर्शी है। कहने का आशय ये है कि कहीं ना कहीं tan x इसको अनंत पर जाकर, इसका कर्व इसको इन्फिनिटी पे जाकर मीट करता है। तो ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? एक तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया, इसी तर्ज पर
π/4 यानी 0 और π/2 के ठीक बीच की संख्या, उस पर ये 1 हो जाएगा। तो एक लगभग हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक ये पॉइंट हो गया। और यहाँ तो हम ये अभी आपको मैं डिस्कस भी कर रहा था कि ये इंफिनिटी पे मिलेगा, और इसी तरह से एक पॉइंट है, एक इंफिनिटी की तरफ, एक ये हो गया, इसी तरह से एक यहाँ पर माइनस यहां पर हमको प्राप्त होगा। और इन तमाम बिंदुओं को अगर मैं फ्री हैंड से मिला लूंगा तो एक शाखा इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से ये जो 0 थी, इसी तरह से -π/2 टू -3π/2, एक ब्रांच आपको 10 की इस तरह से यहां भी प्राप्त हो जाएगी। ऐसी एक शाखा आपको यहां भी प्राप्त हो जाएगी। मैं कुछ समय बाद आपको स्मार्ट बोर्ड में इसका पूरा रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा कि कम से कम समय में कैसे हम इसको शो कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि tan इनवर्स x का ग्राफ स्केच अगर आपको प्लॉट करना है तो वो किस प्रकार करेंगे। इसके लिए भी मैं एक सारणी बना लेता हूं छोटी सी। अब बात हो रही है y = tan इनवर्स x की। तो tan इनवर्स x के ग्राफ को मैं प्लॉट करना चाह रहा हूं। तो मैं 2-3 मुख्य बिंदु ले लेता हूं। ये हमारे x की वैल्यूज हैं और ये y की वैल्यू है। मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 0 ली तो tan इनवर्स 0 हम जानते हैं 0 ही होगा। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो x की वैल्यू 1 लेने पर ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, दिस इज π/4। tan इनवर्स 1 का मतलब, क्योंकि tan 45 का मान या tan π/4 का मान 1 होता है, इसी तर्ज पर tan इनवर्स 1 का मान π/4 हो गया। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से आप समझ रहे। अगर मैं इंफिनिटी की तरफ कोई बिंदु अज्यूम कर लूं तो ये कहां की लगभग π/2 यानी tan इनवर्स इंफिनिटी आपका π/2 की यानी पॉजिटिव साइड में। तो इसका ग्राफ किस तरह से खींचिए। अभी हमारे पास ये डोमेन है। डोमेन यानी डोमेन क्या था, पूरा का पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो अब मैं इन पूरे इंटीजर्स को यहां पर रफली ड्रॉप कर लेता हूं। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, इसी तरह से -1, -2, -3, और y एक्सिस मैंने ये ले लिया और y एक्सिस पे π/2 के मल्टीपल्स को, इंटीग्रल मल्टीपल्स को फोकस करा। यानी इस पे तो अनंत संख्याएं हैं, उसमें π/2 के मल्टीपल्स भी सम्मिलित है। तो ये यहां पर नीचे की तरफ हम ले लेते हैं -π/2 और यहां पर मैंने ले लिया +π/2। इसी तरह से आगे जाएंगे तो यहां पर पाई हो जाएगा, यहां पर -π हो जाएगा, और इसी तरह से आगे चलते हुए। तो अब मैंने क्या किया, π/2 से होते हुए एक x अक्ष के समांतर रेखा खींच ली। इसी तरह से -π/2 से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच ली। अब विचार कीजिए कि अभी हमने ग्राफ खींचने का एक शॉर्टकट तरीका जो बताया, हमने कहा मुख्य बिंदुओं को ड्रॉ करना है जो हमने इस टेबल में टेबुलेट करे। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 यानी 1 के और π/4 0 और π/2 के बीच में, यानी लगभग यहाँ। इसी तरह से एक वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएगी इसके बीच में, ठीक है। और जब हम यहां इंफिनिटी की तरफ अग्रसर होंगे तो ये π/2 यानी कहीं ना कहीं इंफिनिटी, क्योंकि फिजिबल नहीं है भाई, वो तो काल्पनिक है, तो इंफिनिटी पे यानी कहीं ना कहीं अनंत से इसको स्पर्श करते हुए इस तरह से ये ग्राफ आते हुए ऐसे आएगा और इसकी तरफ से इस तरह से चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे एक शाखा हमने इस तरह से प्लॉट की, अगली tan इनवर्स की शाखा यहाँ प्राप्त की जा सकती है, अगली tan इनवर्स की शाखा नीचे की, और ये अनंत शाखाएं हमको इस तरह से मिलेंगी। तो कहने का आशय ये है कि सामान्य रूप से हमको, हालांकि tan इनवर्स x का एक स्मूथ कर्व पूरे रियल एक्सिस पे मिल जाता है, पूरे डोमेन और कोडोमेन में tan के मिल जाता है, लेकिन वो पृथक शाखाओं में tan के डोमेन को तोड़ते हुए लिया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से पुनः मैं दोहरा रहा हूं कि जब भी हम अब tan इनवर्स x की बात करेंगे तो हमारा आशय उसके मुख्य मान शाखा के परिसर से होगा, यानी हम केवल इस वाली मेन ब्रांच को फोकस करेंगे। इस ग्राफ को और अच्छे से आपके सामने रखने के लिए मैं स्मार्ट बोर्ड पर चलता हूं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर tan इनवर्स x, tan और tan इनवर्स x का कर्व बड़े स्मूथली हमने प्लॉट कर रखा है। यहां पर आप देखेंगे ये जो ग्राफ का हिस्सा है ये tan का ग्राफ है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो tan इनवर्स x का ग्राफ है। हालांकि और शाखाओं को भी खींचने की कोशिश की गई है, जैसे एक ब्रांच ये देख रहे हैं आप, ऐसी एक ब्रांच ये वाली होगी, उसका एक हिस्सा आपको दिख रहा है, ऐसी एक निचली ब्रांच आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगी इधर को जाते हुए, और जो मुख्य शाखा है उसको बोल्ड करके आपके सामने रखा है। तो ये tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का परिसर और उसका ग्राफ आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों।
तो ये 4 स्केच एक तरह से हम आपके सामने रख चुके हैं, इनके डोमेन और कोडोमेन आपके सामने रख चुके हैं। अब हम अगले ग्राफ पर आएंगे जो कि कॉट इनवर्स एक्स के लिए डिफाइन होता है। इसी कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यहां आप ध्यान दीजिए। जिस तरह से प्रक्रिया हमने tan इनवर्स x के लिए प्रक्रिया का पालन किया, वही प्रक्रिया कहीं ना कहीं हम कॉट के लिए और कॉट ऑफ x के लिए डिफाइन करेंगे। प्यारे बच्चों, जो कॉट ऑफ x का सामान्य प्रांत होता है, हमने आपको बताया है, वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से पाई के पूर्णांक गुणजों को हटा देने से प्राप्त होता है। यानी उसको हम कहते आए हैं r माइनस अ सेट x such that x equals to n pi n belongs to z। तो यानी r वास्तविक संख्याओं में से मैंने पाई के पूर्णांक गुणजों को हटा दिया है। देखिए पाई के पूर्णांक गुणजों पर क्योंकि कॉट अपरिभाषित हो जाता है, तो उन बिंदुओं को हटाने से कॉट x का ग्राफ हमको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अन्य सभी बिंदुओं पर वो परिभाषित होता है। और इस तरह से कॉट x का कर्व हमको प्राप्त होता है। कॉट 0 आप जानते हैं इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी माने y एक्सिस को कहीं ना कहीं अनंत पे स्पर्श कर रहा होगा। यहां से आते हुए कॉट पाई बाई 2 हमारे पास, कॉट पाई बाई 2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और कॉट जो पाई है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। यानी इस तरह से ये कर्व हमारे पास कॉट ऑफ एक्स का एक ब्रांच इस तरह से प्राप्त हुआ। इसी तरह से दूसरा ब्रांच, इसी तरह से तीसरा ब्रांच। इसमें सिमेट्री है प्यारे बच्चों। अगर आप एक ब्रांच समझ जाते हैं तो कॉट ऑफ एक्स की अन्य ब्रांचेस को आप ड्रॉ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साइन कॉस और टेन कॉट में ये डिफरेंस है, जहां साइन कॉस के कर्व हमेशा डोमेन में स्मूथ प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो प्रांत के हर संख्या के लिए मान धारण करते हैं, स्मूथ कर्व प्राप्त होते हैं, कहीं टूटते नहीं है। वहीं जो कॉस है और वही मतलब जो टेन है, कॉट है या कोसेक और सेक है, वो कई जगह अपरिभाषित हो जाते हैं। तो इसलिए उनका ग्राफ स्प्लिटेड होता है, स्मूथ कर्व नहीं होता। मतलब एक बार में आप उसको मुक्त हस्त से ड्रॉ नहीं कर सकते, फ्री हैंड से ड्रॉ नहीं कर सकते। तो खैर ये आपके पास कॉट एक्स का ग्राफ है। और इसके जब मैं इसके डोमेन को फिट करता हूं तो मैं इसके डोमेन का एक मेन हिस्सा ले लेता हूं, वो है खुला अंतराल 0 टू पाई। खुला अंतराल 0 टू पाई जब लूंगा मैं यहां से, तो 0 टू पाई के खुले अंतराल के बीच, यहां देखिए जब मैं इस हिस्से में कॉट को डिफाइन करता हूं तो 1 1 on 2 हो जाता है, और हम उसका इनवर्स फंक्शन इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये कॉट इनवर्स एक्स का कर्व हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और ये उसकी मुख्य मान शाखा के परिसर के अलोंग ग्राफ हमको हमारे सामने है। तो ये कहां से कहां हमने डिफाइन करा है, पूरे के पूरे रियल सेट आर से और ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो एक शाखा 0 टू पाई में यहां प्राप्त हुआ, इसी तरह से पाई टू 2 पाई में दूसरी शाखा उसी तरह से प्राप्त की जा सकेगी, उसी तरह से 0 टू माइनस पाई के अलोंग तीसरी शाखा प्राप्त की जा सकेगी, और अनंत शाखाएं हम कॉट इनवर्स की कॉट के संगत प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि सामान्य रूप से जब हम कॉट इनवर्स की बात करेंगे तो हमारा आशय होगा कि कॉट इनवर्स एक्स का परिसर क्या लिया जाएगा, वह परिसर जबकि इसका मतलब वो बिंदु जो कि खुले अंतराल 0 से पाई के बीच सम्मिलित है। यानी ये वाला जो ब्रांच है, ये वाली जो शाखा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये परिसर है, आप इस पे ध्यान दीजिए पॉइंटर पे, 0 टू पाई का जो खुला अंतराल है वो कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो गया, मुख्य मान शाखा का परिसर हो गया। ये मुख्य मान शाखा के परिसर आपने ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। और अब एक छोटा सा फंक्शन हमारे पास रह गया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, संक्षेप में सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ को भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप उस पर जरूर विचार करेंगे। ये मैंने आपकी स्क्रीन पर इस कर्व को रख लिया है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये ग्राफ y इक्वल्स टू सेक ऑफ x का जो ग्राफ है, ये आपके सामने y इक्वल्स टू सेक ऑफ x का ग्राफ है। ये आपने 11th क्लास में अच्छे से सीखा है। आप जानते हैं कि इसका जो डोमेन है सेक ऑफ x का, ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का पूरा समुच्चय, किंतु उसमें से वो समस्त बिंदु जो कि पाई बाई 2 के विषम गुणज हैं वो हट जाते हैं, है ना, क्योंकि पाई बाई 2 के विषम गुणजों पर कॉस का मान अपरिभाषित हो जाता है ना। तो कॉस का मान, माफ कीजिए, कॉस का मान 0 हो जाता है। तो सेक का मान उन बिंदुओं पर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा,
नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम sec ऑफ x का जब डोमेन डिफाइन करते हैं तो ये r, ये एक अक्ष पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, इसका मतलब पूरा का पूरा r सेट। इसमें से कौन कौन से बिंदु हमने हटा देने हैं, जिन बिंदुओं को यहाँ पर बोल्ड करके लिखा हुआ ये बिंदु है ना, मतलब ये वाला ये आपकी जहां पर ये लाइन आपको खींची हुई दिख रही है, यानी -π/2 देख रहे हैं आप। इसी तरह से +π/2, इसी तरह से 3π/2। अगला बिंदु जो आप हटाएंगे वो 5π/2, 7π/2 और इधर -3π/2, और यानी π/2 के विषम गुणजों को हटा देना है वहां पर, क्योंकि ये कर्व इसका देख रहे होंगे आप, ये इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो वही प्रक्रिया जो हम अन्य फंक्शंस में इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, वही हम यहां पर भी यूज करेंगे। और sec इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए खुला बंद अंतराल 0 से π, बंद अंतराल 0 से π का अंतराल लेंगे, लेकिन 0 से π के बंद अंतराल में से हम क्या कहते हैं, कुछ नंबर को, जैसे जिसपे ये इंफिनिटी हो जा रहा है, ये π/2, यानी π/2 को हटा देंगे और वहां से लेकर के ये फिर डिफाइंड हो जाएगा पूरे के पूरे रियल सेट में सिवा ओपन इंटरवल -1 to 1। तो जिस शाखा में सेक की वैल्यू इस तरह से प्राप्त होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा सेक इनवर्स x प्राप्त होता है। तो सेक इनवर्स x के लिए अब हमारा डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल सेट R सिवा ओपन इंटरवल -1 to 1, ये खुला अंतराल हम हटा देते हैं। ये सेक इनवर्स x के लिए किसका काम नहीं करता, डोमेन का काम नहीं करता, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ये संख्याओं का समूह, ये खुला अंतराल हमने हटा दिया है -1 to 1। और इसका जो परिसर अब हमको प्राप्त होने वाला है वो है क्लोज इंटरवल 0 to π सिवा एक संख्या की। वो संख्या यहाँ पर दिखी है, डॉटेड लाइन से आपको दिखाने की कोशिश की है, ये वाली शाखा π/2। तो π/2 को घटा दिया, इसमें से हटा दिया, माइनस कर दिया, यानी क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, वो उसकी मुख्य मान शाखा का परिसर हुआ। और मुख्य मान शाखा के परिसर के संगत जो ग्राफ आपको यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है, ये बोर्ड है। और इसी तरह से अन्य शाखाओं के संगत भी खींच सकते हैं। तो सेक इनवर्स x के संगत भी हम सेक इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा मैं इन तमाम वैल्यूज को आपके सामने रखता हूं, आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। आपको ये चार्ट पूरी तरह से याद करना है, जिसमें 6 के 6 महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और उनका रेंज, यानी जिनको ये जो राइट साइड में आपके सामने टेबल में दिख रहे हैं, ये मुख्य मान शाखा के परिसर हैं इन तमाम फंक्शन के। ये आपको टिप्स पर याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो अब सामान्य रूप से जब भी साइन इनवर्स x का डोमेन कहा जाएगा तो ये डोमेन हो गया, जब भी इसका परिसर कहेंगे मुख्य मान शाखा का परिसर तो ये हो गया, -1 to 1 का बंद अंतराल 2, ये इसी तरह से -1 to 1 का बंद अंतराल, फिर ये 0 to π का बंद अंतराल। कोसेक का ये लास्ट सेशन में अब हम इन सब की चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें जो आज तक का डिस्कशन है ये उसका सारांश है इस टेबल के फॉर्म में, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको जरूर बनाएंगे, इन सारे स्केचेस को अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे। और ये जो टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, इसको आपको अच्छे से लिख करके समझ के इसको याद करना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या कहते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सेशन को एंजॉय करेंगे। और जो टेबल मैंने आज आपके सामने रखी है, ये टेबल बिल्कुल आपको याद करनी है। इसका एक एक फंक्शन का, 6 में से प्रत्येक फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको याद करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।